नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र पेपर 2 से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आने वाले हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये अब की बार पूछा गया क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन सही है। ऐसे ही पेपर में प्रश्न आते हैं। जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बीए 6 सेमेस्टर में अगर आप है समाजशास्त्र सब्जेक्ट है तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पढ़ना पड़ता है। पेपर 1 में दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी। इसका लेक्चर अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जुड़कर बता दीजिए, तुरंत इसका एक लेक्चर मैं दे चुका हूँ। इसका एक लेक्चर और तैयार हो रहा है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसमें हम लोग भारतीय समाज के जो अग्रदूत रहे उनके बारे में चर्चा करेंगे और समाजशास्त्र का जो पेपर 2 है जेंडर एंड सोसाइटी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों के एक प्रकार से रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सोशल साइंसेज है और क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट है, तो वो 5th सेमेस्टर मैंने पढ़ा रखा है। सीसीएससी वाले बच्चे जो है उस 5th वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनके उत्तर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ बारीकी के साथ समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक चैनल मेरा और है को करिकुलर मास्टर नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको समाजशास्त्र के लेक्चर मिल जाएंगे। पेपर 1 के एक पेपर मैंने सॉल्व करवा रखा है उस चैनल पर भी, और को करिकुलर के बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे को करिकुलर मास्टर चैनल पर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसी बीच मेरी शादी थी तो कमेंट बहुत सारे आए, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी समझ नहीं पाया था। 20 तारीख को शादी ही थी। ठीक है, और अभी पूरा ये महीना मई तक, कम से कम 5 मई तक मैं व्यस्त ही रहूंगा, लेकिन उसी बीच में समय निकाल करके आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे भी मुझे 2-3 मिनट का भी समय मिलता है, मैं तुरंत आपके काम में लग जाता हूँ। देखिए अभी जस्ट ये क्वेश्चन पेपर हुआ, 2026 का ही क्वेश्चन पेपर है। तुरंत पेपर हुआ, तुरंत मेरे पास आया, गुरुजी इसको सॉल्व करवा दीजिएगा। तो सोशियोलॉजी का पेपर 2 इसको मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। जेंडर एंड सोसाइटी, ये देख लीजिए पूरा। अब इसमें देखते 2 घंटे का समय मिला था, 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक प्रश्न को मैं बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। हिंदी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ अपने आप को, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ूंगा, लेकिन अंग्रेजी में बगल में लिखा हुआ है, आप अंग्रेजी में पढ़ते हुए चलेंगे, चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है, बताइएगा। कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? इस पुस्तक को लिखा के.एल. शर्मा साहब ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णलाल शर्मा पूरा नाम है, भारतीय समाजशास्त्री हैं। इन्होंने ग्रामीण समाज, जाति और सामाजिक स्तरीकरण पर काफी काम किया है। इस पुस्तक में इन्होंने विश्लेषण किया कि कैसे जाति और वर्ग भारत में सामाजिक आंदोलन को आकार देते हैं। ठीक है, तो कास्ट क्लास एंड सोशल मूवमेंट किस तरीके से सामाजिक आंदोलन में जाति और जो क्लास यानी वर्ग होता है किस तरीके से भूमिका निभाता है, पूरी विस्तार से जानकारी है। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना दोस्तों हुई थी कब? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927 में हुई थी। यदि अगर विकल्पों में से अगर आपको चुनना हो तो 1927 में ऑप्शन में दिया नहीं, तो इनमें से आप 1920 चुन सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो AIWC की स्थापना मार्गरेट कजिन्स द्वारा पुणे में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के लिए लड़ना था। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को एक मानसिक प्रक्रिया या मानसिक क्रिया माना है? तो किसने किसने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को एक मानसिक क्रिया माना है? तो मतलब कि जोनाथन टर्नर ने माना है। जोनाथन टर्नर, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को एक ऐसी बौद्धिक या मानसिक गतिविधि के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है दोस्तों, जो सामूहिक दुनिया की संरचनाओं और प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करती है। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य पितृसत्ता एवं महिला अधीनता की छिपी हुई प्रतिलिपि को उजागर करता है? बताएं। तो जेंडर परिप्रेक्ष्य जो होता है, जेंडर पर्सपेक्टिव्स, जेंडर परिप्रेक्ष्य जो होता है समाज को देखने का नजरिया है, जो यह बताता है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था पितृसत्ता के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखती है और उनके श्रम व पहचान को कम आंकती है। घर में मिस्त्रियां काम करती तो उसका कोई वैल्यू नहीं माना जाता है, जबकि वो भी काम करती, पूरा दिन खाना बनाती, बच्चों का पालन पोषण करती, वो भी एक काम ही होता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? सेक्सुअल पॉलिटिक्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स? किसने लिखा इस पुस्तक को दोस्तों? यौन राजनीति नाम की पुस्तक को लिखने वाले हैं कैट मिलेट।
कैट मिलेट ने इस पुस्तक को लिखा है। कैट मिलेट। इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ दोस्तों कब? 1970 में पुस्तक प्रकाशित हुई है और इसे नारीवाद यानी फेमिनिज्म की दूसरी लहर एक मानी जाती है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना दूसरी लहर का। मिलेट ने तर्क दिया कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंध राजनीतिक हैं क्योंकि वे शक्ति के असंतुलन पर आधारित हैं। छठा प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है, किस वर्ष सती प्रथा निरोधक अधिनियम जो कानून बना था 1829 में बना था। राजा राम मोहन राय के सफल प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1829 में कानून बना करके, और भारतीय इतिहास में समाज सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था ये सती प्रथा को खत्म करना। 7 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने दिया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था न्यूजीलैंड देश ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, न्यूजीलैंड। कब दिया गया था? 1893 में न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना था दोस्तों जहां पर वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हु हैज रिटन द बुक वुमेन इन मॉडर्न इंडिया? वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, इस पुस्तक को लिखने वाली जो विद्वान है उनका नाम है नीरा देसाई जी। उन्होंने लिखा, किसने लिखा है? नीरा देसाई ने लिखा है। भारत में महिला अध्ययन वुमेन्स स्टडी में अग्रणी विद्वानों में से एक मानी जाती है नीरा देसाई जी। उन्होंने इस पुस्तक में आधुनिक भारत में महिलाओं की जो सिचुएशन है और उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उनका गहराई से वर्णन किया है इस पुस्तक में। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये बात ध्यान रखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1828 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, कुरीतियां थी, जैसे कि मूर्ति पूजा हुआ, जातिवाद हुआ, सती प्रथा हुआ, इसको समाप्त करने के उद्देश्य से ये संस्था बनाई गई थी ब्रह्म समाज की। ठीक है। जिसमें सती प्रथा को समाप्त कर दिया लेकिन जातिवाद और मूर्ति पूजा को नहीं। जो वैसे मूर्ति पूजा उतनी बेकार चीज़ नहीं, मूर्ति पूजा अच्छी बात होती है। ठीक है। इसका विरोध बिना मतलब के ही लोग करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा मेरे हिसाब से जहाँ तक है बड़ी ज़बरदस्त प्रथा है क्योंकि इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। ठीक है। जैसे आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो बिना मूर्ति की अगर पूजा करते हैं तो थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, लेकिन जब मूर्ति सामने रखी है तो उसमें आप जो है एक ध्यान केंद्रित करने का एक माध्यम बन जाती है मूर्ति। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा वैज्ञानिक लगता है। ठीक है। तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इससे पहले 1815 ईस्वी की बात है, आत्मीय सभा की स्थापना होती है और वो भी राजा राम मोहन राय ने ही करी थी। उसी का नाम बदल करके 1828 में जो है ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ विमेन एम्पावरमेंट इज, महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत क्या है? वित्तीय सुरक्षा, बिल्कुल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, न्यायिक शक्ति का अधिकार और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार। तीनों सिद्धांत जो है महिला सशक्तिकरण को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सब। ठीक है। यानी वित्तीय सुरक्षा मतलब पैसे का नियंत्रण महिला के पास भी हो, न्यायिक यानी कानूनी अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सब महिला के पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में सामाजिक राजनीतिक अधिकार, कोई भी मामले में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम है। लैंगिक भिन्नता का दुष्परिणाम इनमें से क्या दोस्तों? भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, स्त्री का शोषण, ये सब लैंगिक भिन्नता के दुष्परिणाम है। जब समाज में पुरुष और महिला के बीच भेदभाव बढ़ता है तो इसके गंभीर परिणाम निकलते। कन्या को जैसे पता चलता है कि भाई कन्या होने वाली है तो तुरंत उसका भ्रूण हत्या कर देते हैं। शिशु हत्या होगा महिला, तो ये सब एक अपराध है दोस्तों। ठीक है। तो स्त्रियों का शोषण करना हुआ, ठीक है, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। ये सब लैंगिक भिन्नता की वजह से होता है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए महिला और पुरुष सब बराबर अगर आंकेंगे तो फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सब अच्छे तरीके से उसका जो है पालन पोषण करेंगे। आप देखेंगे लड़कियों को थोड़ा सा उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलती है समाज में जो लड़कों को मिलती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में कौन कौन से लिंग होते हैं? बताएं। व्हाट आर द जेंडर्स इन संस्कृत लैंग्वेज? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों प्रकार के लिंग होते हैं दोस्तों। हिंदी में केवल 2 ही होते हैं लेकिन संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। जेंडर एवं सेक्स दोनों, जेंडर और सेक्स दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। क्या है? अलग अलग हैं। जेंडर जो होता है दोस्तों और सेक्स दोनों अलग अलग हैं। समाज शास्त्र में सेक्स का अर्थ है जैविक बनावट से, यानी कि आपका शरीर अलग है, ठीक है, तो आप अलग हैं। जेंडर जो होता है वो समाज के द्वारा निर्मित उन भूमिकाओं और अपेक्षाओं से है जो पुरुष और महिला के लिए तय होता है। जैसे महिला को बताया जाता है कि भाई तुमको गुड़िया
खेलने के लिए गुड़िया मिलती है महिलाओं को। पुरुषों को खेलने के लिए शुरू से कट्टा बंदूक दिया जाता है कि भाई चलो खेलो तुम, ठीक है। तीर धनुष खेलता है लड़का जब छोटा रहता है, बंदूक चलाता है, ठीक है। खिलौना मिलता है, बाइक मिलती है उसको चलाने के लिए। लेकिन महिला को, बच्ची को क्या मिलती है, लड़कियों को क्या शुरुआत से ही गुड़िया देते हैं खेलने के लिए। गुड़िया बनाओ, घर घरौंदा बनाओ, ठीक है, दियाली बनाओ बैठ करके, यही सब मिलता है उसको, कंडा पाथो। समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि लड़की को शुरुआत से यही बताया जाता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुमको गुड़िया ही खेलने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो शुरुआत से ही समाज आपको एक लड़की की तरह ट्रीट करता है, इसलिए आप लड़की बन जाती, तो वो होता है आपका जेंडर, ठीक है। और सेक्स क्या होता है? सेक्स होता है जैसे आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आपके दाढ़ी मूछ नहीं आई है, बायोलॉजिकल यानी कि आपके जनन अंग अलग हैं, ठीक है। तो पुरुष के जनन अंग अलग है, महिला के जनन अंग अलग है। इस आधार पर जब आप बंटवारा करते हैं तो जैविक आधार होता है, ये होता है सेक्स। और जेंडर होता है जब समाज के आधार पर बंटवारा किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेटअप इन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कब स्थापित हुआ? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, कब स्थापित हुआ दोस्तों? 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए 31 जनवरी की डेट को इसकी स्थापना करी गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई, कब पारित की गई थी दोस्तों? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो राष्ट्रीय नीति पारित की गई थी 2001 में पारित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2001, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2001, ठीक है। भारत सरकार ने 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया था और इसी साल महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बनाई गई थी 2001 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर मानदंड अक्सर समाज के द्वारा बनाए जाते हैं। जेंडर मानदंड अक्सर समाज के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरा का पालन करने के लिए भी कभी कभी इसमें शामिल हो जाता है, लेकिन समाज और अस्थायित्व और श्रम विभाजन के लिए कुछ नियम बनाता है जिन्हें जेंडर मानदंड कहते हैं। विकल्प सी इसका समाजशास्त्र की दृष्टि से अधिकतर संगत होता है, क्योंकि समाज अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए नियम गढ़ता है, तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल, सोसाइटी इट्स नीड्स। जेंडर मानदंड अक्सर समाज के द्वारा बनाए जाते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है? पुरुषों और महिलाओं के लिए निष्पक्ष होना ये प्रक्रिया है जेंडर समानता, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है, जेंडर समानता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, पितृसत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? पितृसत्ता का मतलब होता है पिता या पितृसत्ता का शासन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान, ग्रीक भाषा के शब्द से आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को क्या कहते हैं? 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 19 नंबर बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास। 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को हम लोग जेंडर भेद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? जेंडर भेद, जेंडर बायस कहा जाता है। जब समाज में किसी एक लिंग, आमतौर पर पुरुषों को दूसरों की तुलना में अधिक महत्व या प्राथमिकता दी जाती है, तो इसे हम जेंडर बायस कहते हैं या लैंगिक पक्षपात कहते हैं, ठीक है। तो असमानता की भावना को यहाँ पर जन्म देता है जेंडर भेद। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15 जो है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 21 नंबर क्वेश्चन से, बच्चे का पालन पोषण है। बच्चे का पालन लिंग कार्य या भूमिका या जेंडर कार्य या भूमिका या दोनों बताएंगे? तो बच्चे का पालन पोषण करना जेंडर कार्य है, भूमिका जेंडर कार्य भूमिका। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाज ने यह मान लिया है कि बच्चों का पालन पोषण करना मुख्य रूप से महिलाओं का ही कार्य है, या कोई जैविक अनिवार्यता नहीं होती दोस्तों। या क्या है? ये जेंडर कार्य होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन। भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। राजनीतिक जीवन में बिल्कुल किया जाता है, सामाजिक जीवन में भी और आर्थिक जीवन में, सभी जगहों पर आप देखते हैं भेदभाव होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अब कम होने लगा, लेकिन पहले बहुत होता था। अब इस चीज़ को अगर आपको बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है ऑब्जेक्टिव टाइप के और भी चीज़ों का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, सोशियोलॉजी का, शिक्षा, इसके अलावा जियोग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, आपको अगर पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, को करिकुलर का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको एसएमएस करना 9984 039 139, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप किस सेमेस्टर में हैं, 6 सेमेस्टर में आप एसएमएस कर दीजिए, गुरुजी हम 6 सेमेस्टर में हैं और हमको आपके पीडीएफ नोट्स जो ज्वाइन करने हैं, हमारा आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए लगेगा। 100 रुपये फीस में दो पेपर आपके सोशियोलॉजी के, साथ ही साथ में समाजशास्त्र है, उसके साथ आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी हिस्ट्री है, को करिकुलर है, यानी कि दो पेपर, यानी 2 सब्जेक्ट आपके होंगे। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, 4 पेपर की इसकी तैयारी, और एक को करिकुलर की तैयारी, यानी कि आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी तैयारी। 5 सब्जेक्ट की यानी 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपये फीस में हो जाएगी। और ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, कोई दूसरा भी आपके घर का जमा कर सकता है। बात भी ध्यान रखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा, गर्ल्स ग्रुप बॉयज़ ग्रुप अलग अलग है, कोई इशू नहीं है, आपको जोड़ दिया जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलता रहेगा। वैसे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ नोट जो होता है, कई सारा प्रैक्टिस सेट जो आपको वीडियो के रूप में नहीं मिलता है, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है जब हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं, मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में। इसमें कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कम से कम 6-7 प्रैक्टिस सेट आपको इसके मिल जाएंगे, और कम से कम 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट आपको सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसके मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? 23 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, इस पुस्तक को लिखा है किसने भैया? एलिसन जैगर नाम के एक विद्वान है, उन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नारीवादी दर्शन में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर। ठीक है, इसमें जैगर ने उदारवादी, मार्क्सवादी और कट्टरपंथी नारीवाद के कई दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है भारत में केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगी, केरल में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर में सबसे नंबर 1 पर है केरल, लगभग में 90.2, यानी कि 92% जो है, 92% लोग जो है महिलाएं शिक्षित है वहाँ की। 25 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन 1829 और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन से, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस दिन मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को दोस्तों क्या मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, इसीलिए हर दिन विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इस पुस्तक को लिखा निवेदिता मेनन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निवेदिता मेनन एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और प्रोफेसर रही हैं। इस पुस्तक में उन्होंने भारतीय संदर्भ में जेंडर, राजनीति और समाज के अंतर संबंधों को बहुत गहराई से बताया हुआ है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन से, लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर के 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था। उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका भी माना जाता है। किसको? सावित्रीबाई फुले को। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है? 29 नंबर, भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास, माइग्रेशन का कारण इनमें से क्या दोस्तों? वैवाहिक परंपरा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैवाहिक परंपरा। ठीक है, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय परंपरा की वजह से विवाह के बाद महिलाओं को अपना घर छोड़ करके पति के घर पर जाकर के रहना पड़ता है, जो महिला प्रवास का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषता है दोस्तों?
तो सामाजिक आंदोलन की विशेषता इनमें से कौन सी है? सामूहिक प्रयास, निश्चित लक्ष्य और वैचारिकी, ये तीनों जो है सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? 31 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था भारत की एक अनूठी व्यवस्था है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह जीवन भर उसी जाति का सदस्य बना रहता है, बदल नहीं सकता जाति। ठीक है, तो जाति व्यवस्था है वो। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है? बताएंगे। 32 नंबर, किस विद्वान ने ग्रामीण वर्ग संरचना का अध्ययन किया है? तो आंद्रे बित्ताई ने किया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंद्रे बित्ताई। उनकी एक पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड पावर। उसमें उन्होंने तमिलनाडु के एक गांव का अध्ययन किया। उस गांव का नाम है सिरीपुरम गांव। उसका अध्ययन करके ग्रामीण भारत में वर्ग और जाति की संरचना को विस्तार समझाने का काम किया है। किसने? आंद्रे बित्ताई साहब ने। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, इस पुस्तक को लिखा है अन्ना ओकले ने। किसने लिखा है? अन्ना ओकले। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1972 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी नाम की पुस्तक का। प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस पुस्तक में अन्ना ओकले ने सेक्स यानी जैविक और जेंडर यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो चीज़ होती है उसके बीच में अंतर को बताया। सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है पूरा विस्तार से बताया है अन्ना ओकले जी ने इसमें। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न दोस्तों, प्रश्न महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी इनमें से क्या है? असंतुलित आहार, गरीबी और अशिक्षा, तीनों जो है महिला कुपोषण क्यों होता है? क्योंकि असंतुलित आहार मिलता है, गरीबी की वजह से, अशिक्षा, शिक्षित कम है इस वजह से। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। हमारे देश में महिला उद्यमिता में बाधक तत्व इनमें से कौन से हैं? 35 नंबर, हमारे देश में महिला उद्यमिता यानी कि जो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप में बाधक तत्व इनमें से कौन से हैं? देखिए, वित्तीय कमजोरी, फाइनेंशियल वीकनेस होता है, परंपरावादिता, ठीक है, और पुरुष प्रधानता। तो इन्हीं तीनों की वजह से हमारे देश में महिला उद्यमिता को उतना बढ़ावा नहीं मिल पाता है। डी ऑप्शन लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेंडर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द जीनस से हुई है। जीनस का मतलब होता है क्या? टाइप या काइंड या प्रकार। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइप यानी प्रकार से इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, लैटिन भाषा में जीनस का अर्थ होता है प्रकार या वर्ग। समाजशास्त्र में जेंडर का उपयोग स्त्री और पुरुष के सामाजिक प्रकारों को वर्गीकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को क्या कहा जाता है? द साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल इज टर्म्ड एज। बताएं, पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर को क्या कहते हैं? फिजिकल जो डिफरेंस होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, इसी को लिंग बोलते हैं, सेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्स एक जैविक यानी बायोलॉजिकल अवधारणा होती है दोस्तों, जो जन्मजात शारीरिक संरचना और जनन अंगों के आधार पर स्त्री पुरुष में अंतर करती है। जबकि जेंडर जो होता है एक सामाजिक बनावट होती है। जेंडर मतलब कि समाज के द्वारा बनाया जाता है कि भाई तुम महिला हो, तुमको यही काम करना है, घूंघट में रहना है, पर्दा करना है, धीरे बोलना है, तेज नहीं चलना है, ठीक है, सुबह 4 बजे उठ जाना है, ये सब महिलाओं को सिखाया जाता है, तो वो जेंडर होता है। लिंग भगवान के यहाँ से ही सब अलग अलग बन करके आते हैं, उसी को लिंग कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, सेक्सुअली इज अफेक्टेड बाई, लैंगिकता प्रभावित होती है किससे? लैंगिकता प्रभावित होती दोस्तों किससे? मनोवैज्ञानिक कारकों की परस्पर क्रिया से बिल्कुल प्रभावित होती है। सामाजिक कारकों की परस्पर क्रिया, दोनों से प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए एंड बी दोनों से प्रभावित होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। लिंग यानी सेक्स किस प्रकार की अवधारणा है? 39 नंबर बताएंगे दोस्तों, सेक्स किस प्रकार की अवधारणा है? तो सेक्स यानी लिंग किस प्रकार की अवधारणा है? तो एक जैविक अवधारणा है, ये जैविक अवधारणा है। लिंग जो है जैविक अवधारणा है, जबकि जेंडर जो है सामाजिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है दोस्तों, लिंग की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को क्या कहते हैं? लिंग की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को हम लोग जेंडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन है लैंगिकता का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे। लैंगिकता का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पुस्तक के लेखक हैं कौन? माइकल फोकाल्ट नाम के एक विद्वान, उन्होंने लिखा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी दार्शनिक है माइकल फोकाल्ट, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। 42 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसका अर्थ है? अर्थ किसी भी लिंग के प्रति आकर्षण का कोई आकर्षण नहीं होना है। बताएं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ किसी भी लिंग के प्रति कोई आकर्षण नहीं होना है? अलैंगिकता, इसको बोलते हैं अलैंगिकता, यानी कि अलैंगिकता वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी भी जेंडर के प्रति यौन आकर्षण महसूस नहीं करता है। यह अन्य यौन रुझानों जैसे विषम लैंगिकता या समलैंगिकता की तरफ एक स्वाभाविक स्थिति में रहता है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन से नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया का क्या नाम है? नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सोशलाइजेशन के द्वारा ही एक जैविक बच्चा एक सामाजिक बच्चा बनता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो बस एक मांस का लीथड़ा होता है, लेकिन जब उसको समाज के नियमों कायदों का पता होने शुरू हो जाता है, समाज के नियम कायदे सीखता है, तो वही बच्चा एक सामाजिक बच्चा बन जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है जेंडर समाजीकरण में ओडिपस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार बचपन के विकास के दौरान एक लड़का अपनी माँ के प्रति आकर्षित होता है और पिता को प्रतिद्वंदी मानता है। एक लड़का जो होता है अपनी मम्मी को ज़्यादा प्यार करता है, पिता को प्यार नहीं करता, इसी को बोलते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जो लड़की होती है वो पिताजी को ज़्यादा प्रेम करती और माताजी को उतना प्रेम नहीं करती है। ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के जनक है सिगमंड फ्रायड। इड ईगो एंड सुपर ईगो की अवधारणा भी सिगमंड फ्रायड देते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? जेंडर समाजीकरण का अभिकरण इनमें से कौन सा है? तो परिवार, विद्यालय और जनसंचार मीडिया तीनों होते हैं। ये जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही सब जगह परिवार, विद्यालय, जनसंचार मीडिया में बताया जाता है कि कौन लड़का लड़की है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, लड़का को कैसा व्यवहार करना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन, सीइंग लाइफ ऑफ फेमिनिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? सेइंग लाइफ फेमिनिस्ट। 46 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 46 नंबर पुस्तक करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न आपका आ चुका है सेइंग लाइफ ऑफ फेमिनिस्ट। इस पुस्तक को लिखा किसने है? निवेदिता मेनन की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निवेदिता मेनन की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 47 नंबर, द सबसेक्शन ऑफ विमेन पुस्तक किसने लिखी है? द सबसेक्शन ऑफ विमेन, इस पुस्तक को लिखा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के पुत्र थे। इस पुस्तक को लिखा गया 1869 ईस्वी में, प्रकाशित हुई। उदारवादी दार्शनिक हैं ये। उन्होंने अपनी पुस्तक में तर्क दिया कि महिलाओं की कानूनी और सामाजिक अधीनता गलत है और स्त्री पुरुष की समानता ही समाज की प्रगति का एकमात्र रास्ता। अगर स्त्री पुरुष समाज में समान नहीं है तो उस समाज का प्रोग्रेस कम होगा, नहीं होगा समाज का प्रोग्रेस। इसीलिए महिला और पुरुष को समानता के दर्जे से देखा जाए। उन्होंने महिलाओं के मताधिकार का भी जो है समर्थन किया था कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, उपभोक्तावाद की विचारधारा भी दी है। जेरेमी बेंथम इनके गुरु जी थे। 48 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य है? बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद को समझने के लिए जेंडर परिप्रेक्ष्य है? देखिए, उदारवादी परिप्रेक्ष्य भी है, समाजवादी परिप्रेक्ष्य और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, ये सब जो है नारीवाद को समझने के लिए तीनों परिप्रेक्ष्य सामने आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर को उपरोक्त सभी। देखिए, नारीवाद या जेंडर को समझने के लिए समाजशास्त्र में कई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई पड़ते हैं। पहला है उदारवादी परिप्रेक्ष्य। पहला, उदारवाद में क्या होता है? यह कानून और शिक्षा के माध्यम से समान अधिकारों की बात करता है महिलाओं की। समाजवादी परिप्रेक्ष्य क्या करता है? महिलाओं के दमन और आर्थिक व्यवस्था और घरेलू श्रम को भी जोड़ करके देखता है कि महिला भी काम करती हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य जो है यह मानता है कि पूंजीवाद महिलाओं के शोषण का मूल कारण रहा है। ये तीनों जो है परिप्रेक्ष्य जो है कहीं ना कहीं पे नारीवाद को समझने के लिए जरूरी होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से पितृसत्ता समाज का क्या अर्थ है? पितृसत्ता समाज का क्या अर्थ है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 29 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, पितृसत्तात्मक समाज का क्या अर्थ है? पुरुषों के वर्चस्व वाला समाज को पितृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ऑप्शन नंबर, अ सोसाइटी
डोमिनेटेड बाय मेन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन से लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादाजी किस प्रकार की उपाधि है? लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादाजी ये सब पुरुष तत्व उपाधि यानी पुरुष की वाली उपाधि है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन से किसने कहा कि कोई महिला के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि महिला बन जाता है? प्रश्न बड़ा ही फेमस है दोस्तों। किसने कहा था कोई महिला के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि महिला बन जाता है, महिला समाज के द्वारा बना जाता है? सीमोन दी वेवायर का कथन है। वोवार, सीमोन 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 की एक पुस्तक है द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक लिखी 1949 में। सीमोन की ये पुस्तक प्रकाशित होती है। क्रांतिकारी विचार इस पुस्तक में उन्होंने दिया और कहा कि जेंडर कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, जेंडर को समाज के द्वारा बनाया गया है। समाज धीरे धीरे एक लड़की को स्त्री के सांचे में ढाल देता है कि स्त्री हो तुमको ऐसा ही करना है, ठीक है। सीमोन द बोवार ये एक प्रकार से महिला विचारिका है और बड़ी जबरदस्त विचारिका है। द सेकंड सेक्स पुस्तक बड़ी फेमस है नारीवादी विचारिकाओं में। 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा नारीत्व शीर्षकों के उदाहरण हैं? नारी वाले लड़की एवं दादा गलत हो जाएगा। माँ और बेटी जो होता दोस्तों ये एक प्रकार से मदर एंड डॉटर ये नारी तत्व के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है केवल पुरुष ही पुजारी हो सकते हैं यह कथन किसका प्रतीक है? केवल पुरुष ही पुजारी हो सकते हैं कथन किसका प्रतीक है दोस्तों? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताएंगे। 53 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर राइट आंसर, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कौन बताएगा 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल पुरुष ही पुजारी हो सकते हैं कथन किसका है? ये सब पुरुष तत्व का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह विचार केवल पुरुष के लिए ही आपको बताया था। समाज में पुरुष वर्चस्व या पुरुष की प्रधानता को दर्शाता है। 54 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन पुरुष तत्व प्रधान देश है? देखिए अमेरिका, जापान, चीन सभी में पुरुष प्रधान देश ही है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन से नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? नैसर्गिक प्रतिबंध दोस्तों किसकी अवधारणा है? माल्थस की अवधारणा है नैसर्गिक प्रतिबंध की, ठीक है। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है। इन्होंने अपने जनसंख्या सिद्धांत में बताया था कि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो प्रकृति उसे अकाल के द्वारा खत्म करती है, महामारी के द्वारा खत्म करती है, भीषण युद्ध होता है उसके द्वारा जनसंख्या खत्म होती है। नैसर्गिक प्रतिबंध के माध्यम से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाता है, ऐसा माल्थस ने कहा था। अगला 56 नंबर क्वेश्चन से द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 56 नंबर का बिल्कुल द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान पुस्तक लिखी है किसने? डेविस की पुस्तक है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस एक प्रसिद्ध जननांकिकी शास्त्री है, डेमोग्राफर माने जाते हैं। 1951 में प्रकाशित यह पुस्तक दक्षिण एशिया के जनसांख्यिकी इतिहास और सामाजिक संरचना को समझने के लिए एक माइलस्टोन मानी जाती है। पुस्तक बड़ी फेमस पुस्तक है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 57 नंबर क्वेश्चन है चैलेंज ऑफ पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा गुरनार मिल्डर ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरनार मिल्डर की पुस्तक है, स्वीडिश अर्थशास्त्री थे ये, नोबेल पुरस्कार भी मिल्डर को मिल चुका है। इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है ये, ध्यान रखेंगे, चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। 58 नंबर क्वेश्चन है एसे ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? एसे ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर माल्थस ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस माल्थस ने 1798 में यह प्रसिद्ध सिद्धांत दिया और उनका मानना था कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय दर से, मतलब जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है। जैसे कि जनसंख्या आज 1 है, कल 2 है, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16, फिर 32, इस तरीके से बढ़ेगी। लेकिन जो खाद्य आपूर्ति है या जो उत्पादन के साधन है उत्पत्ति के, उनका वो समांतर श्रेणी में बढ़ते हैं, गणितीय श्रेणी में बढ़ते हैं। जैसे आज 1 है, उत्पादन के साधन 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से बढ़ता है। लेकिन जब 6 साधन है खाने के लिए और 32 लोग हो जाते हैं तो ये होता है मतलब कि ये इसी को बोला जनसंख्या का विस्फोट। 59 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात कितना था? 59 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात कितना था? तो 940 महिलाएं थी, बेसिकली 943 था, लेकिन यहाँ पर 943 है नहीं, ऑप्शन में 940 कर दीजिएगा, ठीक है। सरकारी आंकड़ों में 943 के करीब है, लेकिन आपको ऑप्शन में 940 दिया हो तो 940 ही लगा सकते हैं। यानी कि स्त्री पुरुष समानता का सूचक है कि लिंग अनुपात ठीक ठाक है अपने भारत में, ठीक है।
यानी कि अब इसमें और थोड़ा सा बेहतर सुधार आया हुआ है, यानी 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं भारत में। ये लिंगानुपात है भारत का, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, बताइएगा। साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोग कितने थे, पढ़े लिखे मतलब कि साइन वन कर लें वो भी पढ़े लिखे माने जाते हैं। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षरता का अर्थ है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ सके, जो किसी भाषा को लिख सके, उसी को साक्षर व्यक्ति मान लिया जाता है, ठीक है। कम से कम पुरुषों की अगर साक्षरता की बात की तो 82.14% साक्षरता दर पुरुषों में आंकी गई है, और महिलाओं में 65.46% जो है साक्षर लोग भारत में हैं, ठीक है, और ओवरऑल 74.04। 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात की अगर बात की है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 के आसपास माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में 912 है नहीं तो 908 लगा सकते हैं, ठीक है, या 910 लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक लगा सकते, 910 या 912, ए या बी में से कोई एक हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में ये है। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में प्रवसन को प्रोत्साहन देने वाला है, इनमें से बताएंगे। 62 नंबर, प्रवसन माने होता है माइग्रेशन, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों जाते हैं, देखिए जनसंख्या में अगर वृद्धि हो जाती है किसी एक विशेष स्थान पर तो लोग वहां से भाग करके दूसरे स्थान पर जाकर के रहना पसंद करते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ये पहला कारण हो गया भारत में जनसंख्या का प्रवास करने का। दूसरा है प्राकृतिक विपदाएं, मान लेते हैं कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या कोई और भी प्राकृतिक आपदा आ गई तो लोग वहां से छोड़ करके भाग जाते हैं, ठीक है। और तीसरा होता निर्धनता, यानी गरीबी या बेरोजगारी की वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर कमाने खाने के लिए रोजी रोटी के चक्कर में निकल जाते हैं शहरों की तरफ। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों प्रवासन का प्रोत्साहन देने के लिए सारे पुश फैक्टर ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रवासन की समस्या है, बताएं। प्रवासन की समस्या क्या है दोस्तों, प्रवासन की समस्या देखिए अशिक्षित है लोग, इसीलिए लोग ऐसा करते हैं, आवास की कमी है, नशावृत्ति की वजह से भी, यानी कि इन तीनों की वजहों से ये तीनों चीज़ें समस्या होती प्रवासन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाए। जब बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं तो आप आवास की कमी हो जाती है, अशिक्षा फैलती है और सामाजिक असुरक्षा के कारण से नशावृत्ति जैसी समस्याएं खूब बढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करें दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जननांकिकी मुख्य रूप से किसका विज्ञान कहा जाता है। जननांकिकी, डेमोग्राफी इज मेनली कॉल्ड द साइंस ऑफ व्हाट। जनसंख्या का, अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का या धर्म का। तो जनसंख्या का बिल्कुल राइट आंसर है, पॉपुलेशन का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चौसठ नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे 64 नंबर का। बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका है 64 का। क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से कितनी प्रवासी महिलाएं हैं, यानी महिलाएं कितनी प्रवासित हुई हैं, ये पूछा गया प्रश्न। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से कितनी प्रवासी महिलाएं हैं, लगभग में 38 के आसपास माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें दोस्तों, उसके आंकड़ों के अनुसार, तो भारत में कुल प्रवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाएं हैं, जिसका मुख्य कारण है विवाह। अच्छा, विवाह के द्वारा जो महिलाएं प्रवासित होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि शादी हुई, अभी मेरी शादी हुई है, 20 अप्रैल को शादी थी, ठीक है। अभी खैर मेरे हम लोगों में गौना आता है तो 27 को गौना आएगा, ठीक है, 27 अप्रैल की डेट को। हालांकि लेकिन शादी में होता क्या ना कि लड़की जो है घर पे, मतलब कि दूल्हे के घर पे जाती है, तो वो प्रवासन उसमें भी शामिल हो जाता है कि भाई लड़की लड़के के घर पे जाती है रहने के लिए, ठीक है, अपना घर बार छोड़ करके, ठीक है। तो आप देखेंगे कृषि, मतलब कि आप देखेंगे कि लगभग में 38% के आसपास, 40% के आसपास जो है महिलाएं जो होती हैं वो ऐसा होता है। तो 38 ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं भारत के कुल कृषि कार्यबल का लगभग कितने परसेंट हैं? 66 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं भारत के कुल कृषि कार्यकाल, मतलब कार्यबल का लगभग कितने परसेंट है? 37% के आसपास लगभग में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है दोस्तों। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कुल श्रम शक्ति की अगर बात की जाए महिलाओं की, तो कम से कम 37 से 40% हिस्सा जो है महिलाएं खेती करती हैं। गांव वगैरह में आप देखेंगे महिलाएं भी खेती में काम मतलब ज्यादा रहती हैं। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का योगदान लगभग में कितना परसेंटेज है? 67 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में महिलाओं का योगदान लगभग कितना परसेंट है? लगभग में 18% के आसपास मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 से 18% के आसपास। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र या घरों में काम करता है, इसलिए उनका जीडीपी में कोई योगदान नहीं माना जाता है, तो वो सब जीडीपी में छूट जाती हैं, इसीलिए आंकड़ा कम दिखता है। बाकी अगर महिलाएं भी अगर घर वाला काम भी जोड़ दें, हाउस वाइफ वाला भी सैलरी उसकी फिक्स कर दें, तो जीडीपी में उनका भी हिस्सा काफ़ी कुछ रहेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, वहां पर और भी लेक्चर आपको मिल जाएंगे, और को करिकुलर मास्टर चैनल पर को करिकुलर की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी आपको मिल जाएगी। 68 नंबर क्वेश्चन से, वर्तमान में भारत में कामकाजी आयु की अधिकांश महिलाएं किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो कामकाजी आयु की अधिकांश महिलाएं जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं, मतलब उनका कोई संगठित क्षेत्र नहीं है। कुछ लोग नौकरी करती हैं, कुछ लोग जो है घरों में काम करते हैं, कुछ लोग कृषि में मजदूरी करती हैं, कुछ लोग छोटे काम काज करते हैं, कुछ लोग जो है तमाम प्रकार की चीज़ों में जुड़ी हुई हैं, असंगठित क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ, यानी लागू हुआ, अधिनियम बना कब? 1956 में। यह कानून हिंदू समाज में संपत्ति के उत्तराधिकार के नियमों को स्पष्ट करता है। 2005 में संशोधन कर बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार इसमें दिया गया है। हालांकि बेटियां लेती नहीं, लेकिन बेटियों का भी अधिकार पिता की संपत्ति में जो है बराबर का हिस्सेदारी होती है। 1956 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? 70 नंबर, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? तो 1937 में अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ादी से पहले का कानून है जिसने हिंदू विधवाओं को अपने पति की संपत्ति में सीमित अधिकार देने की शुरुआत की थी। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की थी? 71 नंबर, भारत ने अपनी पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति किस वर्ष घोषित की थी दोस्तों? 1983 में घोषित की गई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य था वर्ष 2000 ईस्वी तक सभी स्वास्थ्य, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाए, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000, ठीक है। इसके लक्ष्य को प्राप्त करना कि 2000 ईस्वी तक सभी को सुरक्षित, मतलब सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाए। 72 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, विच नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया इज करेंटली इन यूज? भारत की कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्तमान में उपयोग में है? भारत में कौन सी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति वर्तमान में उपयोग में काम कर रही है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो आई थी वो अभी भी काम कर रही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017।
इस नीति का लक्ष्य जीडीपी का कम से कम 2.5% स्वास्थ्य पर खर्चा करना था और स्वास्थ्य सुविधाओं को सस्ता और सुलभ बनाना था। 2017 की जो नीति आई है उसके तहत। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, उस क्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। दोस्तों 73 नंबर फटाफट से आप बताइए, उस क्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है। उस क्रिया को अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं। समाजशास्त्री रूप से किसी भी स्थापित कानून या नियम को तोड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड का प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, अपराध किस प्रकार की अवधारणा है। अपराध एक कानूनी और सामाजिक दोनों प्रकार की अवधारणा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु हत्या का एक स्वरूप है। शिशु हत्या का स्वरूप इनमें से क्या है। देखिए, शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, जन्म से पहले ही कन्या को कुछ लोग मार देते हैं कि भाई लड़की होगी, शादी करना पड़ेगा, पैसा दहेज में देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। आप देखिएगा, मैंने इसीलिए जो है मेरे लिए बहुत शादियाँ आई। कोई डॉक्टर लड़की थी, कोई इंजीनियर लड़की थी, कोई जो है IAS की तैयारी कर रही थी, वो मतलब हो चुका था, मेंस दे रही थी, अलग अलग कोई बहुत बड़ी टीचर थी, बहुत सारी लड़कियों की शादी आई। ठीक है, दहेज भी खूब अच्छा खासा मतलब कि देने के लिए लोग तैयार थे। मैंने एक पैसा भी दहेज नहीं लिया और फाइनली जो है टीचर लड़की से शादी किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई कि शादी कीजिए बिना दहेज की कीजिए, उससे क्या होगा, जीवन में सुख आपको बना रहेगा। अगर आप दहेज लेकर के शादी करेंगे बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, बारात ले जाएंगे, उनकी सेवा पाती भी लोग नहीं करेंगे, लेकिन आप जब दहेज नहीं लेते तो आपको भगवान जैसे लोग मानेंगे। तो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो दहेज मत लेना, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, घर में मारपीट चाहिए, कलह चाहिए, तो उसमें फिर आप दहेज मांगिए, लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैं लड़कियों से कहूँगा कि पढ़ लिख करके थोड़ा सा होशियार बन जाइए, ताकि दहेज कोई मांग ही ना पाए, आपके पिता का सर आपकी वजह से फक्र से ऊंचा हो जाए। लोग कहते हैं आपने, तो मुझे वो इससे वो गाड़ी जो है भिजवा दी गई कि भाई जो है कुछ ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए। तो हमने कहा भाई देना चाहिए, वो सब लोग दे ही रहे थे, तो हमने मतलब कहा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दे दिए, तो क्या ही किया जाए, लेना ही पड़ेगा भैया। बाकी मेरे पास जो है गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हाँ मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ने दे रखा है, आप लोगों की वजह से सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, आप कोई कमी नहीं, खाने पीने लायक कमाने लगा हूँ। ठीक है, तो मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा-सा गिफ्ट के रूप में जो मिला उसको मैंने मना भी नहीं किया, लेकिन हाँ, मैंने कुछ मतलब ये कोई डिमांड भी नहीं की, ना कोई दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। मोटरसाइकिल मिल गई और जो भी उनका जो है देना लेना था, जैसे बेड-वेड तो सब में मिलता है, तो वो सब हमको भी मिलेगा। अभी 27 को आएगा वो सब चीज़ें। तो लेकिन मैं आपका पढ़ाने के लिए मैं देखिए पढ़ा भी अभी भी रहा हूँ और लगातार पढ़ाता रहूँगा, ये बात है। ये मत सोचिएगा कि शादी गुरुजी की तो पढ़ाना बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी है यार। पहले आप लोग हो, उसके अंदर शादी ब्याह तो होता रहेगा, हालांकि शादी ब्याह एक ही बार होता है, पढ़ाना तो जीवन भर है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुरंत आए हूँ, तुरंत सॉल्व करवाना शुरू कर दें पेपर। 75 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। दोस्तों, शिशु हत्या का एक स्वरूप इनमें से कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो। तो भैया दहेज वगैरह के लिए कुछ लोग मार देते, तो वो भी इसमें शामिल हुए तो गलत बात है। इसलिए कन्या हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको समान जो है नज़र से देखिए। 76 नंबर प्रश्न, भारत में प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियमन एवं दुष्प्रयोग की रोकथाम अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसको आप PNDT अधिनियम कहते हैं। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लागू होने के वर्ष के करीब 1996 माना जा सकता है। मूल कानून 1994 का ही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर दिया नहीं गया है कुछ भी। 76 नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा महिला के प्रति घरेलू हिंसा का द्योतक है। 77 नंबर, घरेलू हिंसा, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार अगर आप करते तो भी घरेलू हिंसा है, शारीरिक दुर्व्यवहार करते तो भी घरेलू हिंसा है, यौनिक दुर्व्यवहार करते तो भी ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका देखो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। 78 नंबर बताएंगे, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत पत्नी पति के दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती है। धारा 498A के तहत जो है कर सकती है। 498A, विशेष रूप से विवाहित महिला के प्रति पति के द्वारा या उसके रिश्तेदारों के द्वारा की जाने वाली क्रूरता या दहेज उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती 498 की धारा। अगर आप ऐसा करते हैं,
महिला को प्रताड़ित करते हुए दहेज नहीं मिला, इतना पैसा नहीं लाई तुम, तो महिला खिलाफ आपकी 498 धारा के तहत जो है आपके खिलाफ केस कर सकती है, आप फंस जाओगे बहुत बुरा। इसलिए दहेज वहेज कभी मांगना भी नहीं चाहिए। 79 नंबर प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 79, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब लागू हुआ दोस्तों? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2005 में बना था, 2005 में बना था, लेकिन पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 से ही। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, दहेज हत्या और पत्नी को पीटना किसका उदाहरण है? तो दहेज हत्या और पत्नी को पीटना जो है ये घरेलू हिंसा का उदाहरण है। आपराधिक हिंसा और सामाजिक हिंसा तीनों प्रकार की हिंसा में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? घरेलू हिंसा से हम क्या समझते हैं? चोट और दुर्व्यवहार घरेलू हिंसा है, बिल्कुल है। चोट का खतरा भी रहेगा, रिस्क टू ऑफ इंजरी, तो भी घरेलू हिंसा में आ जाएगा। शारीरिक पिटाई भी अगर मारपीट करते हैं, महिला को मारते पीटते तो भी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा। डी ऑप्शन पर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न, बाई व्हाट अदर नेम इज ऑनर किलिंग नोन? ऑनर किलिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं लोग? ऑनर किलिंग मतलब कि जैसे कि अपने इज्जत बचाने के लिए, कि कोई लड़की मान लेते कोई लड़की है, किसी पिताजी की लड़की भाग गई, अब उसके लिए लड़की जब घर पे आई उसको मार दिया कि ताकि जो है, या लड़की ने कुछ गलत काम कर दिया, किसी की बहू ने गलत काम कर दिया तो उसके लिए उसको मार डालना, ये सब ऑनर किलिंग होता है कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक प्रकार से दोस्तों सम्मान अपराध भी है और प्रथागत अपराध। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? का ऑनर किलिंग जो है ये सम्मान के लिए भी अपराध होता है, प्रथागत अपराध होता है। ठीक है, जहाँ परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर अपनों की हत्या कर दी जाती है कि तुमने गलत कृत्य कर दिया है। सी ऑप्शन, एक आध मौका दे देना चाहिए लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। 83 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, प्रश्न है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 83 नंबर, फटाफट से आप बताइए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? 2013 में अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे विशाखा गाइडलाइंस के अनुसार के बाद कानून का रूप दिया गया था ताकि महिलाएं अपने कामकाजी क्षेत्र में सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 14 जो होता है कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, इसकी बात करता है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है, लोकतंत्र का आधार बना हुआ है ये। 85 नंबर क्वेश्चन से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर जो है रोक लगाता है? संविधान का अनुच्छेद 23 जो होता है बालात श्रम यानी बिना मजदूरी के काम करना, जबरन श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है। मानव का व्यापार करना, किसी को बेचना, बेगारी में काम करवाना, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किससे संबंधित है? बताएं। व्हाट डज सेक्शन 376 ऑफ द इंडियन पीनल कोड रिलेट टू? 86 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 संबंधित है बलात्कार से, रेप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 376 बलात्कार के अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत दुर्व्यवहार करता है, बलात्कार करता है, तो उसको कौन कौन सी सजा हो सकती है, वो सब उसमें लिखा हुआ है। समय समय पर इसमें संशोधन और दंड को और कठोर बनाने का काम किया गया है। बिल्कुल करना भी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को चौराहे पर एकदम से टांग करके, और जो व्यक्ति है जो दो डंडा उसको मार करके तब जाए ऐसे व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 87 नंबर बताएंगे। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में। 1976 बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कानून सुनिश्चित करता है कि एक ही प्रकार के काम के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन मिलेगा। यानी अगर कोई काम महिला करती है वही काम पुरुष भी करता है तो पुरुष को ज़्यादा पैसा और महिला को कम पैसा नहीं मिलेगा, दोनों को बराबर पैसा मिलेगा। ये जो है भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम डिसाइड करता है काम, ये चीज़। 88 नंबर क्वेश्चन से, अनैतिक व्यापार निवारण कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 88 नंबर, अनैतिक व्यापार निवारण कानून ITPA किस वर्ष पारित किया गया था?
1900 कब का 88 नंबर करेक्ट आंसर क्या? अनैतिक व्यापार निवारण कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1956 में। 1956 करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य व्यावसायिक यौन शोषण और मानव तस्करी को रोकना है। 1956 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर ऑप्शन में नहीं 88 का, तो इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। नवासी नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 89 नंबर। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण के लिंग परीक्षण को रोकने के लिए इसे बनाया गया था ताकि कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगाई जा सके। 90 नंबर क्वेश्चन से हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम 90 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1955 में पारित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी अधिनियम के तहत वर्तमान में लड़का की शादी 21 साल के बाद ही कर सकते हैं और लड़की की शादी 18 साल के बाद ही कर सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया दोस्तों? 1961 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 92 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। 92 नंबर प्रश्न है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 92 नंबर। मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तिरानबे नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1993 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं दोस्तों? तो 8 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल 8 अध्याय हैं, 43 धाराएं इसमें हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की रूपरेखा तय करती हैं दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखें। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला आपकी मैंने कंप्लीट करवा रहा हूँ। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कि आपका को करिकुलर कोर्स है उसका कम से कम 10-12 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, वीडियो लेक्चर बाकी जो है पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए भी मैं बता दूंगा कि क्या करना है आपको। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई कब? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई थी 2004 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन से महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है 8 मार्च की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है जिसका उद्देश्य महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करना और समानता पर जोर देना है। 97 नंबर क्वेश्चन से भारत प्रारंभ से ही रहा है। भारत प्रारंभ से ही पुरुष प्रधान देश रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। मेल डोमिनेटेड कंट्री रहा है भारत। ठीक है, वंश और शक्ति का आधार पुरुष होता है लेकिन महिलाओं का सम्मान यहाँ पर सबसे अधिक मिला है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक महिलाओं का सम्मान भारत में मिलता है। 98 नंबर क्वेश्चन है बाल शोषण में सम्मिलित है। बाल शोषण में क्या सम्मिलित है दोस्तों? शारीरिक शोषण, यौन शोषण और भावात्मक शोषण। ये तीनों शोषण जो है बाल शोषण में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। 99 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना प्रारंभ की गई। 99 नंबर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना प्रारंभ की गई थी कब से? 22 जनवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015।
ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 22 जनवरी 2015। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद, बाल अधिकारों के से संबंधित अनुच्छेद जो है यहाँ पर देखिए अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 24 से 45 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आपका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुक्त अनुच्छेद 24 बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 45 मुफ्त शिक्षा की बात करता है, तो अनुच्छेद 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर का बी ऑप्शन लगा दीजिए दोस्तों। 100 नंबर का क्या लगाएंगे, 100 नंबर का बी ऑप्शन लगा दीजिएगा आप सभी लोग। देखिए आंसर की भी दी गई है। ठीक है, आंसर की आपकी ये आंसर की मैंने बना दी है, आंसर की यह देख लीजिएगा, बाकी आपको मिलता रहेगा, सब कुछ मिलेगा। 100 नंबर का यहाँ पर थोड़ा आंसर की में, जब आंसर की आप देखिएगा 100 नंबर वाला डी वाला ऑप्शन लगा दिया गया है उपरोक्त सभी वाला, लेकिन इसको आप जो है बी कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। 45 अनुच्छेद। जिनको भी पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आंसर की के साथ ऐसे प्रैक्टिस रहेगा, उसके नीचे ऐसे आंसर की लगी रहेगी। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 9984-039-139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस करेंगे दोस्तों, अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला लिखित वाला दोनों टाइप का। ठीक है, मात्र 100 रुपये फीस आपके पास जैसे स्कैनर भेजेंगे, आप उस पर फीस जमा कर दीजिएगा, उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप चेक किया जाएगा और उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा। ठीक है, मतलब उसके बाद में आपको जोड़ा जाएगा ग्रुप से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, मात्र 100 रुपये फीस में सब कुछ व्यवस्था आपको मिलेगी। 100 रुपये फीस में आपका को करिकुलर कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के जो भी सब्जेक्ट आपका होगा, हिस्ट्री का, इन सभी के पेपर 1 पेपर 2 दोनों के आपको एमसीक्यू टाइप के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।